हेलो दोस्तों, और हम पढ़ रहे हैं हमारे कोर्स का पहला टॉपिक। भाई पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। और डाइजेस्टिव सिस्टम में पिछली 2 क्लासेस में हमने अपने सारे बेसिक्स को क्लियर किया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किन किन ऑर्गन से मिलकर बना है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पाचन की गतिविधि होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गन हिस्सा लेते हैं, उनसे किस टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, हमने उन सबको लेकर डिस्कशन किया। पिछली क्लास में जहां हमने छोड़ा वहां हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स की, पाचक रसों की। और पाचक रसों में जो लास्ट में मैं बात करके गया था वो आपसे करके गया था दोस्तों लार के बारे में, सलाइवा के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, लार और लार ग्रंथियों के बारे में फाइनल बातचीत में आपसे करके गया था। तो दोस्तों आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे समझते हैं चीजों को। देखिएगा, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 5 प्रकार के पाचक रस मैंने आपको पढ़ाए, जिनमें मुख गुहा जो आपके वक्कल कैविटी है, जिसको आप ओरल कैविटी भी कहते हो, वक्कल कैविटी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो आपके मुख गुहा है इसमें सबसे पहला पाचक रस पाया जाता है जिसको बोला जा रहा है सलाइवा। सलाइवा को क्या कहते हैं दोस्तों? लार कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद मुख गुहा खुलती है ग्रसनी में, मुख गुहा खुलती है फेरिंक्स में, और फेरिंक्स जो है इसके बाद आती है आपके ग्रसिका। ग्रसिका को बोलते हैं ईसोफेगस, और ईसोफेगस आपका खुल जाता है स्टमक में, आमाशय में। स्टमक आमाशय, आमाशय में कौन सा रस है भैया? आमाशय में आमाशय रस है। आमाशय रस ये नंबर 2 हो गया, आमाशय रस। इसको आपने क्या बोल दिया? नंबर 2। इसको आप जठर रस भी कहते हैं, जठर रस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आमाशय आपका खुलता है छोटी आंत में। बड़े प्यार से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा सा मैं जो डायग्राम हमने बनाया है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, चलिए, ये क्या हो गया भाई? चलिए, ओके, अब बात करते हैं। देखिए, तो मुख गुहा में आपका पहला पाचक रस पाया जाता है जिसको आपने कह दिया लार। दूसरा पाचक रस आपका स्टमक में आमाशय रस। ठीक है, छोटी आंत में आपका कौन सा रस बताइए? आंत रस, छोटी आंत के अंदर। क्लियर? अब बात आती है, ये तीनों में 3 प्रकार के रस आपने पढ़ लिए, लेकिन चौथा जो है पित्त रस, वो कहां से आया? और 5वां जो है अग्नाशय रस, पैंक्रेटिक जूस, वो कहां से आया? सर, ना तो आपने जो पित्त रस जैसी कोई बात आपको हमको पढ़ाई है, ना आपने अग्नाशय वगैरह के बारे में बात की है, तो मैं चलिए समझाता हूं। देखिए, ये जो आमाशय है इसके बगल में ही पाया जाता है जॉइंट में लीवर। क्लियर? लीवर में कौन सा रस बनता है? लीवर में पित्त रस बनता है। लीवर में कौन सा रस बनता है? पित्त रस। ये नंबर 3 पढ़ा रहा हूं मैं आपको। क्लियर? इसको बोला जाता है बाइल। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। ये पित्त रस लीवर में बनता है, और लीवर में से ये एक स्ट्रक्चर में आकर जमा होता है जिसे बोलते हैं पित्ताशय। इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लैडर, पित्त की थैली भी कुछ लोग कहते हैं। और जब जरूरत होती है तो दोस्तों ये कहां आता है? तो ये कहां आता है बताएंगे आप? तो ये आता है छोटी आंत के अंदर। इसी तरह छोटी आंत में जो ग्रहणी है, इस ग्रहणी के जस्ट पास में, इस ग्रहणी के जस्ट पास में क्या पाया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, पैंक्रियाज पाया जाता है। और पैंक्रियाज से भी अग्नाशय रस कहां आता है? छोटी आंत में। तो पैंक्रियाज से क्या आ जाएगा? अग्नाशय रस। पैंक्रियाज से कौन सा जूस? पैंक्रियाटिक जूस। ये कहां आ जाएगा? छोटी आंत में। तो सिंपल सा समझा रहा हूं आपको एक डायग्राम के थ्रू कि आपकी सलाइवा कहां काम करती है? वक्कल कैविटी में। जो आपका आमाशय रस है वो आमाशय से, स्टमक से निकल रहा है, वहीं पे काम करता है। लेकिन दोस्तों छोटी आंत में आपके 3 रस काम करते हैं। कौन कौन सा? लीवर में बना हुआ जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है किसके अंदर?
गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय में जमा रहता है, लीवर में बनता है, पित्ताशय में जमा रहता है, और पित्ताशय में से किस में आता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब आकर काम करता है। क्या काम करता है ये आगे की बात है, ठीक है। छोटी आंत से आंतरस निकलता है, ये आपका हो गया रस नंबर 4। और दोस्तों 5वें नंबर पर अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस। पैंक्रियास ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि कहां पाई जाती है, छोटी आंत में जो आपका गृहिणी है, छोटी आंत में जो आपका ड्यूडोनियम है, उस ड्यूडोनियम के पास में क्या पाई जाती है, पैंक्रियास ग्लैंड पाई जाती है। और पैंक्रियास ग्लैंड में से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय रस। तो पांचों रस कहां से निकल रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। लार आपका मुख गुहा से निकलकर वहीं पर काम कर रहा है, आमाशय रस आमाशय से निकलकर वहीं पर काम कर रहा है, लेकिन पित्तरस लीवर से निकलता है, पैंक्रेटिक जूस पैंक्रियास ग्लैंड से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। लेकिन ये तीनों चीजें काम कहां आकर करती हैं, तीनों चीजें काम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में करती है, छोटी आंत में करती है। समझ में आ गया होगा यहां तक। अब हम एक एक चीज को आगे चल के पढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। देखिएगा, मैं समझा रहा हूं आपको आमाशय रस, जठर रस, आमाशय रस, जठर रस। दोस्तों आमाशय रस को जठर रस भी कहा है, आमाशय रस को गैस्ट्रिक जूस भी आप कह रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस भी आप कह रहे हैं। समझिएगा, लार के बारे में कल बात कर चुका था। आमाशय रस के अंदर मैं बात करूं तो पीएच की जो वैल्यू है वो 1.2 से लेके 1.8 तक पड़ी जाती है। इस रेंज में आप कोई भी पीएच वैल्यू कह सकते हैं। दोस्तों आमाशय रस जो होता है ये अति अम्लीय होता है, अति अम्लीय मतलब हाईली एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि पीएच वैल्यू बहुत कम है। इसके अम्लीय होने का रीजन क्या है दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है, ये आपके माइक्रोब्स को, ये आपके जो सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या करता है दोस्तों, माइक्रोब्स को नष्ट करने का काम करता है, सूक्ष्म जीवों को किल करने का काम करता है। खास बात यह कि ये HCl कौन सी सेल से निकलता है, तो दोस्तों ये निकलता है पैराइटल, भित्तीय, या नाम सारे एक ही है, पैराइटल, भित्तीय या ऑक्जेंटिक सेल, तीनों नाम एक ही के हैं। पैराइटल, भित्तीय या कौन सी कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका से HCl आपका निकलता है। क्लियर। एंजाइम्स की बात करें तो यहां पर एक पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। दोस्तों पेप्सिन एंजाइम किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। क्लियर। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्टोन्स के अंदर। किसमें डाइजेस्ट करता है, पेप्टोन्स। पेप्टोन्स मतलब एक तरीके से प्रोटीन का एक लेस डेवलप्ड फॉर्म है, एक अल्प विकसित फॉर्म है प्रोटीन की। ठीक है। ये पेप्सिन एंजाइम कहां से निकला, तो दोस्तों पेप्सिन एंजाइम जो है ये निकलता है चीफ, अब इसका थोड़ा सा सर्कल बड़ा करना पड़ेगा, चीफ या जाइमोजन कोशिका। कौन सी सेल से निकलता है, चीफ या जाइमोजन सेल से आपके क्या निकलता है बताइएगा, आपके पेप्सिन एंजाइम निकलता है। आगे मैं बात करूं तो आगे दोस्तों निकलता है लाइपेज और LIPASE लाइपेज। इसमें LIP का मतलब है लिपिड, यानी ये किसका पाचन करता है दोस्तों, वसा का पाचन करता है। और साथ ही साथ जो 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 8 वर्ष से कम एज के जो बच्चे हैं, 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, इन बच्चों में एक एक्स्ट्रा एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, ये दूध की कैसीन प्रोटीन को पचाता है, दूध की कैसीन प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। क्लियर दोस्तों। ये जो रेनिन एंजाइम है, ये जो रेनिन है इसी को आप काइमोसिन भी कहते हैं, काइमोसिन। इसी को आप कर्डिंग एंजाइम भी कहते हैं। कर्ड मतलब होता है दही। जनरली ये एंजाइम वो एंजाइम है जो दूध को दही में बदलता है। तो रेनिन एंजाइम जो है ये दूध को किस में बदलता है दोस्तों, दही में बदलता है। तो मैं आपको आमाशय रस की पूरी कहानी में यहां पर आपको दे रहा हूं। पीएच वैल्यू इज 1.2 to 1.8, हाईली एसिडिक, अति अम्लीय है। HCl पाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, और HCl का उत्पादन पैराइटल, भित्तीय यानी परिधि पर पाई जाने वाली कोशिकाएं करती हैं, जिनको ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
आगे भी समझाऊंगा। चीफ या जाइमोजन सेल से आपका पेप्सिन एंजाइम निकलता है, जो कि प्रोटीन को किसके रूप में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। दूसरी बात, जो आपका लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है, और 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एक एक्स्ट्रा एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं, तो ये रेनिन एंजाइम दूध की जो कैसीन प्रोटीन है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। दूध की कैसीन प्रोटीन का पाचन जो है कौन करेगा, आपके दूध की कैसीन प्रोटीन का जो पाचन है वो आपको कौन करके देगा, वो आपको करके देगा गाइज आपका कौन सा एंजाइम, आपका कैसीन जो आपका एंजाइम है ये काम जो है करके देने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आगे चलूं? कोई दिक्कत? यस और नो में जवाब दीजिएगा। यस और नो में जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है, कमेंट बॉक्स में आप हमें रिप्लाई करें, आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। बोलिएगा, अरे जवाब दीजिएगा भाई जल्दी से जल्दी। ठीक है, चले आगे। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, डोंट वरी। देखिए, आमाशय रस, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। जठर रस में पीएच वैल्यू 1.2 to 1.8 है, बहुत ज्यादा अम्लीय है। जठर रस में सबसे पहला HCl पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये अम्लीय है, एसिडिक है। और जठर रस में जो HCl पाया जाता है ये किन कोशिकाओं से निकलता है, पैराइटल, भित्तीय या ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से, कुछ भी नाम पेपर में आ सकता है। HCl सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ठीक है। दूसरा पेप्सिन एंजाइम है, जो चीफ यानी कि मुख्य या फिर जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा निकलता है। ये पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाता है, और ये प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन्स और प्रोटियोज, पेप्टोन्स और किस में बदलता है, प्रोटियोज में बदलता है। पेप्टोन और प्रोटियोज जो है ये प्रोटीन की ही अल्प विकसित लेस डेवलप्ड फॉर्म्स हैं। तो आप कह सकते हो प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीज में कौन बदलता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा सर, पेप्सिन बदलता है। लाइपेज एंजाइम में लिपिड वर्ड है, वसा का पाचन करेगा, और 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्पेशली रेनिन एंजाइम पाया जाता है, तो दूध की कैसीन प्रोटीन को बदलता है। क्लियर, पाचन करता है, कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। मैं आगे बताने वाला हूं। रेनिन को काइमोसिन भी कहते हैं, इसको कर्डिंग एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी की चीजें आमाशय रस के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा दोस्तों, आमाशय रस में जो आपका दूध की प्रोटीन कैसीन है, इस कैसीन को जो आपका रेनिन एंजाइम है, रेनिन, ये रेनिन एंजाइम किसमें बदल देता है, बदल देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। किसमें बदल देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि HCl दोस्तों, HCl अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोस्तों इतना पावरफुल होता है कि अगर शुद्ध मात्रा में आप इसे ले लें, अपने हाथों पर रख लें या ऐसे स्किन पे जल जाए, तो पूरी चमड़ी जला सकता है, हाथ में आर पार छेद कर सकता है, बहुत पावरफुल होता है। तो एक दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि सर जब ये हमारे पेट में पाया जाता है तो सर ये हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता, हमारे स्टमक को, हमारे आमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों HCl से बचाव के लिए, HCl से बचाव के लिए हमारे जो स्टमक है उसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, जिसे श्लेष्मा कहते हैं। क्लियर, और जो म्यूकस है ये कैसा पदार्थ है, ये एक स्टिकी चिपचिपा सब्सटेंस है, चिपचिपा पदार्थ है। और ये जो चिपचिपा पदार्थ है कौन सी कोशिकाओं के द्वारा निकलता है, गोबलेट सेल्स के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है, गोबलेट सेल्स। ठीक है, जनरली एक चीज मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि म्यूकस का जो उत्पादन है अलग अलग जगह पर अलग अलग कोशिकाएं करती हैं। जैसे श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्लेष्मा ग्रंथि के द्वारा जो है म्यूकस बनती है स्टमक में। लेकिन याद रखिएगा, ये जो म्यूकस है, ये एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये जो म्यूकस है ये आपके कहां पाई जाती है, ये आपके आंत में भी पाई जाती है, और ये जो म्यूकस है ये आपके श्वास नली में भी निकलती है। क्लियर, तो आंतों के अंदर, श्वास नली के अंदर म्यूकस का उत्पादन कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, गोबलेट कोशिकाएं। गोबलेट कोशिकाएं हमारी छोटी बड़ी आंत की जो दीवारें हैं उनमें पाई जाती हैं। आपकी श्वास नली जो ट्रेकिया है उसकी दीवार में, उसकी वॉल में पाई जाती है, और ये श्लेष्मा का क्या करती है, उत्पादन करती है। श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि HCl के इफेक्ट से क्या करता है, बॉडी को बचाता है।
ठीक है, क्लियर। तो स्टमक में जो श्लेष्मा ग्रंथियां हैं वो म्यूकस का स्राव करती है। हमारी नोज में भी म्यूकस ग्लैंड श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। जुकाम में सूज जाती है तो आपकी नाक बंद हो जाती है, सुना है आपने। चलिए क्लियर, अलग अलग जगह अलग अलग काम है म्यूकस का। अब दोस्तों लंबे समय तक भूखे पेट अगर आप रहोगे, लंबे समय तक भूखे पेट, अगर आप लंबे समय तक भूखे पेट रहोगे दोस्तों, तो आपकी बॉडी में HCl की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। HCl बढ़ेगा तो इसका मतलब अम्ल बढ़ रहा है, आपको क्या होगी, एसिडिटी। एसिडिटी मतलब अम्लता, अम्लता तो आपके अंदर क्या बनेगी, गैस बनेगी। इसको बैलेंस करने के लिए आपको कैसे पदार्थ खाने होते हैं, एंटा एसिड। कैसे पदार्थ खाने होते हैं, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अम्लता को न्यूट्रल करते हैं। इसी में आप लेते हो इनो, इनो के अंदर क्या आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसी में आपका आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जो आपके वे पदार्थ जो आपके पेट की अम्लीयता को दूर करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एंटा एसिड या प्रति अम्ल बोला जाता है। और ये पदार्थ जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके जो एसिडिटी है उसको बैलेंस करने का कार्य करते हैं। तो दूध की कैसीन प्रोटीन को दोस्तों आपके रेनिन एंजाइम कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। आंत में, श्वास नली में जो म्यूकस है, श्लेष्मा है, ये कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित की जाती है, गोबलेट सेल्स। और HCl से बचाव के लिए जो स्टमक में जो श्लेष्मा निकाली जाती है वो श्लेष्मा ग्रंथियों के द्वारा, म्यूकस ग्लैंड्स के द्वारा। और लंबे समय तक भूखे पेट अगर आप रहते हैं तो दोस्तों इस आपकी बॉडी में HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए और ब्रेकफास्ट आपका सॉलिड होना चाहिए। मतलब बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट आप कर सकते हो। मतलब आपसे पूछा जाए कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सबसे ज्यादा खाना हमें कब खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में। सबसे कम खाना आपको खाना चाहिए डिनर में। हम उल्टा करते हैं, ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, लंच में दबा के खाते हैं, डिनर में और दबा के खाते हैं, है ना। जबकि हमें ब्रेकफास्ट हैवी लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका सुबह सुबह होता है, उसके बाद दिन भर आप घूमते फिरते हैं तो वो अच्छे से क्या हो लेता है, डाइजेस्ट हो लेता है। तो क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई। PDF फोन मेमोरी में ही जाएगी। आप हमारी टेलीकॉलिंग टीम से एक बार कांटेक्ट करिए, एक दो दिन ऐप को थोड़ा चलाइए, अलग अलग चीजें ट्राई कीजिए, आप जरूर से जरूर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। एक्चुअली है क्या कि जब किसी नए गेम को खेलते हैं तो एक दो दिन हमें लगता है उस चीज को समझने में, फेमिलियर होने में, वही सब चीज आपके साथ हो रही है। तो दोस्तों यस और नो में जवाब दीजिएगा, क्या आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जो आपका आमाशय रस है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, ये आमाशय में बनता है। आमाशय में अलग अलग कोशिकाओं से इसके अलग अलग कंपोनेंट निकलते हैं। जैसे HCl आपका पैराइटल या भित्तीय कोशिकाओं से निकलता है। चीफ या जाइमोजन सेल से आपका पेप्सिन एंजाइम निकलता है। लाइपेज एंजाइम आपके फैट का डाइजेशन करता है। एक चीज आपने गौर करी होगी क्या, कि दोस्तों आमाशय में किस किस पदार्थ का डाइजेशन हो रहा है। देखिए मुख गुहा में किसका डाइजेशन हो रहा था, मुख गुहा में बक्कल कैविटी में लार के द्वारा स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था। स्टार्च को माल्टोज में बदला गया था। स्टार्च जो है दोस्तों क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर, हम 3 प्रकार के पदार्थ जनरली खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके कहां स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा में। आमाशय में आपने पढ़ा कि प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है और फैट का डाइजेशन हो रहा है। प्रोटीन का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है क्या, नहीं होता। तो 2 चीजें यहां से दिमाग में बिठा लीजिएगा कि भैया मुख गुहा में केवल और केवल स्टार्च का पाचन होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। तो आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कहां हो जाता है, तो वही हो गया। दूसरी बात आपसे पूछे डाइजेशन कहां स्टार्ट हुआ, तो वो भी मुख गुहा में स्टार्ट हो गया। आपसे पूछ रहा है प्रोटीन का डाइजेशन कहां स्टार्ट हुआ, स्टमक में। फैट का डाइजेशन कहां स्टार्ट हुआ, स्टमक में। लेकिन आपसे पूछे स्टमक में किस प्रकार के पदार्थों का डाइजेशन नहीं होता, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का। यहां तक की बात समझ में आई क्या, यस और नो में जवाब दीजिएगा, ताकि मैं आगे बढ़ूं, आगे समझाऊं, ठीक है। चलिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पित्त रस की, बाइल जूस। बाइल जूस दोस्तों, पित्तरस की अगर आप बात करते हैं, बाइल जूस पित्तरस को कहते हैं। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया बढ़िया बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू। बाइल जूस पित्तरस का दोस्तों निर्माण कहां पर होता है बच्चों, निर्माण होता है लीवर में। स्टोर कहां रहता है, जमा कहां रहता है, तो आप बोलेंगे पित्त की थैली, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। और वर्क कहां आकर करता है, तो आप बोलेंगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन में।
अब बात करते हैं छोटी आंत में ये आके कार्य करता है। अब बात आती है ये कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्टार मार के, कोई एंजाइम नहीं दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का अकेला ऐसा डाइजेस्टिव फ्लूइड, पाचन तंत्र का अकेला ऐसा पाचक रस जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? आपका पित्तरस। एंजाइम नहीं है तो क्या है? तो 85% जल है। ठीक है, बाकी क्या है दोस्तों? बाकी पित्तवर्णक हैं। पित्तवर्णक, व्हाट इज पित्तवर्णक? पित्तवर्णक है बाइल पिगमेंट्स। दोस्तों ये बाइल पिगमेंट्स क्या करते हैं? बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं ये मल को, जो स्टूल होता है जो आप बाहर त्यागते हैं, स्टूल, मल को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये मल को रंग प्रदान करते हैं और ये मल के साथ बॉडी से बाहर त्याग दिए जाते हैं। मल के साथ बाहर त्यागने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये कैसे होते हैं भैया? ये हानिकारक होते हैं, और हानिकारक होते हैं तो इनको टाइम टाइम पर क्या करना पड़ेगा? बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये दो टाइप के हैं, एक है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के कारण मल को कौन सा कलर मिलता है? पीला कलर मिलता है। और दूसरा बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन के कारण मल को हरा रंग मिलता है। तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये दोनों आपके क्या हैं? बाइल पिगमेंट्स हैं। ये आपके पित्तवर्णक हैं जो मल को रंग प्रदान करते हैं। बिलीरुबिन पीला और बिलीवर्डिन हरा रंग आपका प्रदान करता है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। चलिए दूसरे क्या और कुछ होता है क्या इसके अंदर? बिल्कुल, पित्त लवण होते हैं। पित्त लवणों को बाइल साल्ट बोला जाता है, बाइल साल्ट। पित्त लवण के अंदर आपको दो नाम मिलेंगे, इंडोल और स्केटोल। इंडोल, स्केटोल। ये इंडोल और स्केटोल जो होते हैं ये मल की दुर्गंध के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द डर्टी स्मेल ऑफ द स्टूल, मल की दुर्गंध के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक चीज आप समझिएगा कि पित्तरस जो है वो लीवर में बन रहा है, और आपको पता है लीवर शरीर का डिटॉक्सिफायर है, लीवर शरीर का विषहरता अंग है। लीवर जो है जो भी आप खाते पीते हो उसमें से हानिकारक चीजों को अलग करता है। तो दोस्तों यूरिया भी कहां बन रहा है? लीवर में। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर यूरिया बनता है। वो यूरिया ब्लड के साथ किडनी के पास जाता है, किडनी उसे बाहर निकाल देती है। इसी तरह बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इंडोल, स्केटोल ये सब हानिकारक चीजें हैं। एक मल को दुर्गंध दे रहा है, एक पित्तवर्णक के रूप में मल को कलर दे रहा है, और ये डेली बेसिस पे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। आप बताइए, हमारी बॉडी का सिस्टम इसी तरीके से बनाया जाता है कि हानिकारक चीजें डेली बेसिस पर बाहर निकलती रहें। इसका मतलब लीवर के थ्रू पित्तरस वो सिस्टम है जिसके द्वारा वो हानिकारक चीजों को मल के साथ बाहर निकलवाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, पित्तरस में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल शायद आप जानते होंगे, कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड फैट। कोलेस्ट्रॉल एक बुरी फैट है। कोलेस्ट्रॉल आपकी जो ब्लड वेसल्स है, धमनियां और शिराएं हैं, उनमें जम जाता है चिकनाई के तौर पे, और उनका जो डायमीटर है, उनका जो व्यास है उसे कम कर देता है, जिसकी वजह से वो सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय हो जाती है तो उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि हार्ट अटैक या रुधिर का थक्का बनने की जो प्रोसेस है बॉडी के अंदर, जो क्लॉटिंग है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी हार्ट अटैक, हार्ट में पेन, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। डेथ के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। तो दोस्तों हम क्या समझे यहां से कि पित्तरस जो है बनता लीवर में है, जमा पित्ताशय में रहता है, काम स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। पित्तरस की जो पीएच वैल्यू है वो आपको बताई थी, पीएच वैल्यू 7.8 अक्रॉस 7.8 लगभग है। क्लियर, मतलब क्षारीय नेचर है, कोई एंजाइम नहीं होता, ये प्लस पॉइंट है, याद रखने वाली चीज है। पित्तवर्णक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन मल को रंग प्रदान करते हैं। पित्त लवण बाइल साल्ट्स मल को डर्टी स्मेल प्रोवाइड करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल मल के साथ बाहर जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में से ये तीनों चीजें मल के साथ डेली बेसिस पर बाहर जाती रहती हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों पित्तरस का कार्य। ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008 में क्वेश्चन आया था। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? पित्तरस का कार्य, तो आप कहेंगे दोस्तों वसा का, फैट का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण। सर ये क्या होता है? पायसीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? तो केमिस्ट्री में आपने एक नाम सुना होगा, इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? पायस क्या होता है? पायस हिंदी है, इमल्सन इंग्लिश है।
पायस और इमल्सन, ये दोनों एक ही वर्ड के दो लैंग्वेज में टर्म है। पायस या इमल्सन जो होता है वो एक टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है, एक टाइप का कोलाइडी विलियन है, जिसमें द्रव द्रव आपस में मिक्स होते हैं। दो द्रवों का मिक्सचर क्या कहलाता है? कोलाइडी विलियन कहलाता है, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो। कोलाइडी विलियन याद रखिएगा, दो द्रवों का ऐसा मिक्सचर जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो, वो आपका क्या कहलाएगा? पायस या इमल्सन। तो जनरली ये क्या करता है, जो फैट है, जो वसा है, उसको लिक्विड करके, उसको द्रव रूप में परिवर्तित करके, और ये क्या करता है, जो पूरा आपका छोटी आंत में जो लिक्विड है उसके साथ उसको मैश करता है। भाई स्टमक से छोटी आंत में पचकर खाना किस में आएगा? आमाशय से जो भी डाइजेशन होगा उसके बाद खाना छोटी आंत में आएगा। अब छोटी आंत में जो आ गया तो इधर से जाएगा बाइल जूस, और बाइल जूस जो फैट होगी, फैट आपको पता है सॉलिड की फॉर्म में होती है, या फैट जो है चर्बी की गोलिकाओं के रूप में होती है, ग्रेन्यूल्स के रूप में होती है। तो जो आपका बाइल जूस है, ये क्या करता है, जो फैट है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके, और जो ऊपर से डाइजेस्ट होके जो लिक्विड आया उनको आपस में मैश कर देता है। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इसको बोलते हैं वसा का पायसीकरण। बात समझ में आई क्या? तो वसा का पायसीकरण कहां होता है? होता छोटी आंत में है, लेकिन कौन करता है? तो आप बोलेंगे दोस्तों पित्तरस करता है। पित्तरस के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल्स जो आपको प्रोवाइड की जा सकती थी, बिल्कुल प्रोवाइड कर चुका हूं। बात समझ में आई क्या? लीजिएगा स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे बढ़ूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोई एंजाइम नहीं है, 85% वाटर है, बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल साल्ट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, चलिए अब हम अभी तक लार पढ़ चुके। लार में टाइलिन एंजाइम है, जिसको आप लार एमाइलेज या डायस्टेज कहते हैं, जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। साथ में लाइसोजाइम एंजाइम है, जो माइक्रोब्स को नष्ट करता है, ये आंसुओं में और पसीने में भी होता है। स्टमक में आपने पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पचाता है, लाइपेज आपका फैट पचाता है, रेनिन एंजाइम दूध की कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, और पित्तरस में कोई एंजाइम है ही नहीं। यहां तक कोई समस्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्तों आत्रीय रस। आत्रीय रस, जिसको आपने कहा है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, क्लियर? आत्रीय रस से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आत्रीय रस से पहले भाई मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा क्या? मैं आपको पहले अग्नाशय रस पढ़ाना चाहूंगा यार। ठीक है, अग्नाशय रस में आपको पढ़ाना चाहूंगा पहले, क्लियर? थोड़ा सा, क्योंकि अग्नाशय रस काम पहले करता है, आंतरस बाद में करता है। तो चौथे नंबर पर मैं आपको पहले अग्नाशय रस पढ़ा रहा हूं। रीजन है इसका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिएगा, अग्नाशय रस पैंक्रियाटिक जूस, खास बातें समझा देता हूं। पैंक्रियाटिक जूस, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज समझा रहा हूं आपको, और टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा। पीएच वैल्यू 7.7। देखिएगा दोस्तों, ये आपका आमाशय है। आमाशय को क्या कह दिया आपने? स्टमक। नेक्स्ट, ये आपका छोटी आंत है। समझिएगा चीजों को, बहुत प्यार से समझिएगा। इस लेवल का कंटेंट थोड़ा सा मेहनत करने पे समझ में आता है, रट नहीं सकते इस कंटेंट को आप। देखिए, आमाशय जो आपका है स्टमक, छोटी आंत का जो पहला भाग है ग्रहणी है, और इस ग्रहणी के जस्ट पास में आपने क्या बना दिया? इस ग्रहणी के जस्ट पास में आपने पैंक्रियाज, आपने अग्नाशय बना दिया, या पक्वाशय इसे आप कह सकते हैं, अग्नाशय या पक्वाशय। अग्नाशय ग्रंथि से निकला अग्नाशय रस कहां आएगा? छोटी आंत। समझिएगा अग्नाशय रस को क्या क्या मतलब वेटेज मिल रहे हैं दोस्तों। अग्नाशय रस जब यहां से चलता है तो इसमें मैक्सिमम एंजाइम, याद रखिएगा, पूरे पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा एंजाइम किस रस में है? पहली बात, अग्नाशय रस में, पैंक्रियाटिक जूस में। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव फ्लूइड, पूर्ण पाचक रस। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकार के पदार्थों का पाचन करता है, यानी अग्नाशय रस में सबसे ज्यादा एंजाइम है, और वो एंजाइम जितने भी टाइप के सब्सटेंसेस है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट,
सब प्रकार के पदार्थों का डाइजेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों अग्नाशय रस के जो एंजाइम है ये शुरुआत में किस अवस्था में है? ये निष्क्रिय अवस्था में है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये इनएक्टिव है। ये एक्टिव कहां होते हैं? छोटी आंत में आके एक्टिव होते हैं। अब समझिएगा कि बहुत सारे एंजाइम आए, मेनी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम है। क्लियर? बहुत सारे एंजाइम में से एक एंजाइम था ट्रिप्सिनोजन। समझिएगा प्यार से, ट्रिप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, किसी काम का नहीं है। इस ये ट्रिप्सिनोजन कहां का एंजाइम है? अग्नाशय रस का। क्लियर? आंत में पाया जाने वाला एक एंजाइम है आंत में, और उस आंत में जो एंजाइम है उसका नाम है एंटीरोकाइनेज। आंत में कौन सा एंजाइम है? एंटीरोकाइनेज। और ये एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन में बदल देता है। और ये ट्रिप्सिन क्या है बताइए? सक्रिय है। ये ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव है। समझना बात को कि भैया अग्नाशय रस के एंजाइम सबसे ज्यादा हैं। दूसरी बात ये कंप्लीट डाइजेस्टिव फ्लूइड है, सब प्रकार के पदार्थों का पाचन करता है। लेकिन इसके एंजाइम शुरुआत में इनएक्टिव है, बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है? आमाशय रस में जो ट्रिप्सिनोजन होता है अग्नाशय रस में जो इनएक्टिव है, उसको आंत में पाया जाने वाला एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है वो एक्टिव कर देता है। अब ये ट्रिप्सिन एक्टिव करने के बाद ये खुद क्या करता है? ट्रिप्सिन दोस्तों प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करने के साथ साथ प्रोटीन का पाचन करता है और क्या करता है? और सक्रियकरण करता है दूसरे एंजाइम्स का। यानी एक चीज पे गौर करना यार, मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और फैक्ट्री में 20 लोगों ने हड़ताल कर दी। अब आप सब 20-20 को मनाओ, इसके बजाय आप क्या करोगे? लीडर को बुलाओगे। उस लीडर को बुला के उसको अपने फेवर में ले लोगे। तो आपने लीडर को एक्टिव कर दिया, अब लीडर जाकर बाकियों को एक्टिव कर देगा। वही काम है कि इसमें अग्नाशय रस में से बहुत सारे एंजाइम्स आए, लेकिन जो एंटीरोकाइनेज है इसने क्या किया? इनमें से लीडर को चुना। लीडर कौन है? ट्रिप्सिनोजन को बिठाया, इसको कोपचे में लेके गए, इससे बातचीत करी, इसको बोला कि भाई समझ बात को यार। तो ये एक्टिव हो गया, ये इनकी साइड हो गया, एक्टिव होके खुद भी प्रोटीन का पाचन किया और साथ में अन्य एंजाइमों को सक्रिय कर दिया। तो याद रहेगा क्या कि अग्नाशय रस के ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिव करता है? इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एंटीरोकाइनेज एंजाइम। लेकिन आपसे पूछे कि अग्नाशय रस के अन्य सभी एंजाइमों को सक्रिय कौन करता है, तो कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। ये ट्रिप्सिन लीडर है जो दुश्मन से मिल गया, और दुश्मन से मिलकर इसने क्या कर लिया? दुश्मन की साइड हो गया और अपने साथियों को भी उसी की साइड में ले गया। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत आई क्या? ठीक है, अब समझिएगा यहां पे क्या क्या हो रहा है। देखिएगा कि अब अग्नाशय रस में सारे टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। मुख्य मैं बता रहा हूं, जैसे ट्रिप्सिनोजन। समझिएगा, ट्रिप्सिनोजन जो था इसको किसने बदला? एंटीरोकाइनेज ने। एंटीरोकाइनेज ने किसमें बदल दिया इसको? ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पचाता है। तो प्रोटीन तो देखिए, समझिएगा, प्रोटीन को पेप्सिन जो था, पेप्सिन कहां पर था? आमाशय रस में। पेप्सिन कहां पर था? तो प्रोटीन को जो आमाशय रस में पेप्सिन था उसने किसमें बदल दिया? पेप्टोन और प्रोटीएज में, पेप्टोन और प्रोटीओज के अंदर बदल दिया। अब ये पेप्टोन और प्रोटीओज जो आए थे स्टमक से, किसके अंदर आए थे? भाई इतना काम तो वही हो गया था ना। तो पेप्टोन और प्रोटीओज जो आए इनको किसने पकड़ा? ट्रिप्सिन ने। और इनको इसने बदल दिया डाई और ट्राइपेप्टाइड में, डाई एंड ट्राइपेप्टाइड। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों का ग्रुप है, और अमीनो अम्लों के बीच में कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध। तो दो पेप्टाइड, तीन पेप्टाइड के जोड़ों में ट्रिप्सिन ने इनको क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो याद रखोगे, ट्रिप्सिन जो पेप्टोन और प्रोटीओज होते हैं उनको डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में बदलता है। अब आई वसा। तो दोस्तों वसा के लिए कौन सा एंजाइम है यहां पर? लाइपेज। लाइपेज आपको पता है अग्नाशय रस में भी था, आमाशय रस में भी था। लाइपेज वसा को किसमें तोड़ता है? वसा किस किस से मिलकर बनी होती है? यहां पे आप ये भी समझेंगे, वसा बनी होती है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से। वसा किस किस से बनी होती है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनी होती है। आपसे पूछा जाए फैट किसके बने होते हैं?
तो फैट बने होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। फैट किसके बने होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इसके अलावा यहां पे स्टार्च के डाइजेशन के लिए एमाइलेज भी पाया जाता है, जो आपके लार में पाया जाता है ना? तो वो उसको लार एमाइलेज बोलते हैं। ये सिंपल एमाइलेज है, ये किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। तो हम एक तरीके से कह रहे हैं कि अग्नाशय में सभी प्रकार के एंजाइम है। हम कुछ मुख्य मुख्य बातें कर रहे हैं। उनमें ट्रिप्सिन हमने पकड़ा, क्योंकि ट्रिप्सिन सभी एंजाइमों को सक्रिय करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन और प्रोटियोज जो आमाशय रस में आए थे उनको किस में बदल देता है? डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड में। और वसा को लाइपेज एंजाइम किस में बदल देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वसा का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो फैट से फैट का जब डाइजेशन हो जाएगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आई क्या? बोलो कोई दिक्कत? अब लास्ट में आतरस पढ़ना हमारा रह गया है। फिर मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा ये सब चीज रिपीट करवा दूंगा। एक ट्रिक के द्वारा, टेंशन मत लीजिएगा, एक ट्रिक आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आप सब चीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करता हूं आतरस। क्लियर? आतरस दोस्तों, आतरस जो होती है, आतरस जो होता है, इसका दूसरा नाम है सकस एंट्रिकस। क्या नाम है इसका? सकस एंट्रिकस। और ये छोटी आंत की ब्रूनर्स ग्रंथियों से निकलता है। छोटी आंत की कौन सी ग्रंथि? छोटी आंत की ब्रूनर्स ग्रंथियां, छोटी आंत की ब्रूनर्स ग्रंथियों से निकलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटेस्टाइनल जूस का पीएच वैल्यू 8 है, क्षारीय है। 5 एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, पांचों को हम पढ़ेंगे। स्मेल, ट्रिक क्या है? स्मेल, स्मेल। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, स्मेल में सबसे पहला नाम है सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज और लैक्टेज। लाइपेज, लैक्टेज। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, नाम से समझिएगा, सुक्रेज किसका पाचन करेगा? सुक्रोज का पाचन। और जब सुक्रोज यानी चीनी, जब सुक्रोज का पाचन होता है तो दोस्तों सुक्रोज से क्या बनता है? सुक्रोज जब टूटती है तो किस में टूटती है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटती है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो है वो बनती ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज से है। ठीक है, इसी तरह माल्टेज, ये दोस्तों किसका पाचन करेगा? माल्टोज का पाचन करेगा। माल्टोज कहां से आया? माल्टोज तो स्टार्च से बदला था टाइलिन या एमाइलेज की हेल्प से। तो माल्टोज जब टूटेगा तो माल्टोज किस किस में टूटता है? माल्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। यानी आपसे कोई पूछ ले कि माल्टोज का निर्माण किससे होता है, तो 2 ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। इरेप्सिन दोस्तों किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन। अब समझना कि प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीएज में किसने बदल दिया था? पेप्सिन ने। पेप्टोन और प्रोटीएज से डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड किसने बदल दिए थे? किसने बदल दिए थे बताइए? ट्रिप्सिन ने। और डाई व ट्राइपेप्टाइड जो होते हैं, डाई व ट्राइपेप्टाइड जो थे, डाई और ट्राइपेप्टाइड जो थे, इनको किस में बदल देगा? अमीनो अम्लों में। भाई प्रोटीन के पाचन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अमीनो अम्ल। उसमें कौन बदलेगा बताइए? आपका बदलेगा इरेप्सिन। और लाइपेज तो दोस्तों आमाशय रस में भी है, अग्नाशय रस में भी है और आंत रस में भी है। लाइपेज तीनों जगह है। ये क्या करेगा? फिर से, क्योंकि वसा का पाचन थोड़ा मुश्किल से होता है इसलिए सब जगह पाया जाता है, तो वसा का पाचन करके क्या बनेगा? वसीय अम्ल प्लस क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। ये वसा के पाचन से बनेगा। क्लियर? और लैक्टेज जो है ये किसका पाचन करेगा? लैक्टोज का पाचन, दूध की शर्करा का पाचन, लैक्टोज का पाचन। और लैक्टोज का जब पाचन होगा तो लैक्टोज से क्या बनेगा? अब लैक्टोज किस किस से मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। आपसे पूछा जाए लैक्टोज किस किस से मिलकर बनता है, तो ध्यान रखेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर क्या बनता है? लैक्टोज। अब समझाता हूं दोबारा। आंतरस सकस एंट्रिकस कहलाता है, छोटी आंत की ब्रूनर्स ग्रंथियों द्वारा ये निकलता है। पीएच वैल्यू 8 है, 5 एंजाइम है मोस्टली। स्मेल। S4 सुक्रेज, सुक्रेज पाचन करता है सुक्रोज का। सुक्रोज किसको बोलते हैं दोस्तों? शक्कर, चीनी, व्यापारिक शर्करा। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, तो जब इसका पाचन होगा तो लास्ट में क्या निकलेंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है, तो माल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज से, तो माल्टोज का पाचन होगा तो क्या बदलेगा? ग्लूकोज बनेगा। इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन के पाचन का अंतिम लक्ष्य अमीनो अम्ल है, लेकिन वो एक कड़ी में नहीं टूट रहा है। वो कैसे टूट रहा है? पहले प्रोटीन से पेप्टोन और प्रोटीओज बने, फिर प्रोटीओज और पेप्टोन से टूटकर डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड बने, और अब जो है आपके डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड जो है उनसे क्या बन गए? अमीनो अम्ल। वसा जो है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटती है,
ये लाइपेज एंजाइम काम करता है। और लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है, जो कि दुग्ध शर्करा है, और दुग्ध शर्करा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। बोलो, लीजिए। तो समझिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर मैं आपको अगेन चीजों को एक बार से रिपीट करता हूं। रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। रिपीटेशन सफलता की कुंजी है मेरे भाई। चलिएगा, अब समझना बात को। देखो, एंजाइम्स की बात कर रहा हूं। लार में दो एंजाइम है, लाइसोजाइम और टाइलिन। ठीक है, टाइलिन को लार एमाइलेज भी कह रहे हैं, और कई जगह इसको डायस्टेज भी लिखा जाता है। ठीक है, अब समझना, लाइसोजाइम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, टाइलिन जो है वो आपके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से चालू हो गया। ठीक है, आमाशय रस, जठर रस, आमाशय रस, गैस्ट्रिक जूस। आमाशय रस में कौन कौन है? पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदलता है। लाइपेज वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। और दोस्तों, रेनिन दूध की कैसीन प्रोटीन को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का इधर कोई सिस्टम नहीं है। इसके बाद पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं है। पित्तरस में पित्तवर्णक बिलिरुबिन बिलिवर्डिन है, और पित्त लवण इंडोल स्केटोल है। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन मल को रंग देते हैं, इंडोल स्केटोल मल को दुर्गंध देते हैं। क्लियर? ठीक है, पित्तरस का काम वसा का पायसीकरण करना है। उसके बाद अग्नाशय रस, पूर्ण पाचक रस कहा है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन जो है सबसे पहले प्रोटीन का पाचन करता है और अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। लाइपेज वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। क्लियर? और आपका एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। क्लियर? और फिर आ गई आपके छोटी आंत। तो छोटी आंत का कौन सा रस आ गया? आंत्रीय रस। तो आंत रस में आपको कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? स्मेल। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ेगा। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। इरेप्सिन डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में तोड़ देगा। लाइपेज वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। और लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। ये सारा सिस्टम है। ठीक है, क्लियर? बोलिएगा। तो मतलब इस लेवल के कंटेंट को पढ़ने के लिए यार देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। जितने अच्छे से मेहनत कर पाएंगे उतना अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, और उतना अच्छे से आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे, समझते हैं चीजों को। एक ट्रिक दे दूं मैं इसके बारे में, आपको शायद ट्रिक समझ में आए। थोड़ा सा हैवी है, लेकिन ट्रिक भी मतलब पूरे पाचक रसों को आप लोड कर रहे हो ट्रिक के अंदर, तो देखिएगा। एक घर में क्या था, एक घर में एक लालटेन जल रही थी, एक बूढ़ी अम्मा थी, कुछ बच्चे थे, ऐसा करके। तो लालटेन जो है उसमें क्या लग गई? आग लग गई, है ना? बिजली की लालटेन थी। तो उसके ऊपर पूरी कहानी का विवरण है, वो मैं आपको सुनाता हूं, देखिएगा। ट्रिक है लालटेन की लाइट। लालटेन की लाइट, क्लियर? लालटेन की लाइट आग के कारण ट्रिप हो गई। लालटेन की लाइट आग के कारण क्या हो गई बताइए? ट्रिप हो गई। लालटेन की लाइट आग के कारण ट्रिप हो गई। ठीक है, क्या याद करेंगे आगे? पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पिताजी को, घर की कहानी बता रहा है बंदा, पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, दोनों बिल्ली पीली पड़ गई। दोनों बिल्ली कैसी पड़ गई? पीली पड़ गई। दोनों बिल्ली पीली पड़ गई। घर में दो बिल्ली थी, पीली पड़ गई। इंडेन गैस की गंध आ रही है। इंडेन गैस की बदबू आ रही है। इंडेन गैस की क्या आ रही है? बदबू आ रही है। ठीक है, अब अंधेरा हो गया, तो अम्मा जी की लाल पेप्सी, अम्मा जी की लाल पेप्सी, अम्मा जी की लाल पेप्सी हकले बच्चे को रेन में बहा ले गई। कहानी सुनिएगा, ये कहानी है, अब पूरे एंजाइम याद हो जाएंगे इसके ऊपर। रेन में बहा ले गई, और मेरी आंत में से स्मेल आ रही है।
मेरी आंत में स्मेल आ रही है। एक बंदा है जिससे फोन पर कोई पूरी घटना का क्या पूछ रहा है, हालचाल पूछ रहा है, तो वो क्या बता रहा है, देखिए, लालटेन की लाइट, तो लार में क्या गया, लार टेन से बना आपका टाइलिन और लाइट से आपका बना लाइसोजाइम। तो लालटेन की लाइट, लाल से बन गया लार, टेन से बन गया टाइलिन, लाइट से बन गया लाइसोजाइम, लालटेन की लाइट। आग, आग से बना अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, और अग्नाशय रस के कारण ट्रिप हो गई। ट्रिप का मतलब क्या है, ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय रस में प्रमुख एंजाइम आपके पास क्या है, ट्रिप्सिन है। क्लियर। पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं, पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं, इसका यह मतलब है कि पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं है। क्लियर। दोनों बिल्ली पीली पड़ गई, दो बिल्ली है आपके पास, बिलीरुबिन बिलीबर्डिन। तो पित्तरस में बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन पाए जाते हैं, और पीली पड़ने का मतलब है ये मल को क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। तो दोनों बिल्ली, बिलीरुबिन बिलीबर्डिन, इनका रंग है। इंडेन गैस की गंध आ रही है, मतलब इंडोल स्केटोल, इंडोल स्केटोल बदबू के लिए जिम्मेदार है मल के, तो आपने बोल दिया इंडोल स्केटोल की क्या रही है, इंडेन गैस की बदबू आ रही है। क्लियर, ये भी ठीक है। अम्मा जी की लाल पेप्सी, अम्मा से बना आमाशय रस, ठीक है। लाल से क्या बना, लाइपेज। पेप्सी से क्या बना, पेप्सिन। हकले से क्या बना, HCl। और बच्चे को रेन में बहा ले गई, मतलब बच्चे में रेनिन। बच्चे में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन। और आंत में स्मेल आ रही है, मतलब आंतरस में एंजाइम 5 है, जिनको आप किससे याद करोगे, स्मेल से। तो एक ट्रिक आपके सामने है, क्या, लालटेन की लाइट। एक घर में फोन करके पूछ रहा है क्या हालचाल है, तो साहब लालटेन की लाइट जो है वो आग के कारण क्या हो गई है, ट्रिप हो गई है। पिताजी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, दोनों बिल्लियां थी पीली पड़ गई, इंडेन गैस की घर में बदबू आ रही है, और अम्मा जी की जो लाल पेप्सी थी वो हकले बच्चे को रेन में बहा ले गई है। लाल पेप्सी डुल गई तो हकला बच्चा उसमें बह गया है, और साहब मेरी आंत में क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। ये पूरी कहानी है एक छोटी सी। तो कैसे याद कीजिएगा, लालटेन की लाइट, लार टाइलिन लाइसोजाइम, आग के कारण ट्रिप, अग्नाशय रस ट्रिप्सिन, ठीक है। पिताजी को कोई नुकसान नहीं, मतलब पितरस में कोई एंजाइम नहीं, लेकिन दोनों बिल्ली, बिलीरुबिन बिलीबर्डिन, रंग, मल का रंग। इंडेन गैस की बदबू, मतलब इंडोल स्केटोल के कारण मल की दुर्गंध। अम्मा जी की लाल पेप्सी, अम्मा से आमाशय रस, लाल से लाइपेज, पेप्सी से पेप्सिन, हकले से HCl। बच्चे को रेन में बहा ले गई, मतलब बच्चे में रेनिन। और मेरी आंत में साहब स्मेल आ रही है, स्मेल का मतलब मेरी आंत में बदबू आ रही है, SMELL, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज। इज दैट क्लियर? लीजिए स्क्रीनशॉट, और बिल्कुल एक ट्रिक आपके दिमाग में छपेगी, और आप अच्छे तरीके से इसको क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। घूमते फिरते याद कीजिएगा, पूरे पाचक रस के एंजाइम्स आपके टिप्स पे होंगे। दैट्स माई प्रॉमिस। क्लियर? कोई दिक्कत है? चले आगे देखिएगा। अब आगे बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स। देखिए, भोजन की जो अवस्था है, मुख गुहा में जब भोजन को चबाते हो तो मुख गुहा में भोजन को क्या कहते हो बच्चों, बोलस कहते हो। क्या बोलते हो, बोलस। और जब भोजन आमाशय में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है, तो इसको बोला जाता है काइम। क्या बोलते हैं, काइम। तो भोजन को स्टमक में क्या बोला जाता है, काइम। और जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, छोटी आंत में, तो इसको बोलते हो काइल। क्या बोलते हो, काइल बोलते हो। भोजन जब बक्कल कैविटी में होता है तो बोलस कहलाता है, स्टमक में होता है तो काइम कहलाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो क्या कहलाता है बताइए, काइल कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? बात समझ में आ गई? दूसरी बात कीजिएगा। दूसरी बात यह कि भूख प्यास का केंद्र, द सेंटर फॉर हंगर एंड थ्रस्ट, भूख प्यास का सेंटर, भूख प्यास का केंद्र हमारे ब्रेन में कहां पर है, तो आप बोल देंगे सर हाइपोथैलेमस में है। भूख प्यास का केंद्र कहां पर है, हाइपोथैलेमस में है। और ये हाइपोथैलेमस ब्रेन के कौन से पार्ट में है, अग्र मस्तिष्क में है सर। तो भूख प्यास का जो सेंटर है वो कहां पर है, हाइपोथैलेमस में। जबकि उल्टी,
उल्टी को बोलते हैं वॉमिटिंग, उल्टी वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को बोलते हैं वमन, उल्टी निगलना उगलना, निगलना होता है स्वलोइंग, और उगलना एक तरीके से वॉमिटिंग ही होती है, निगलना स्वलोइंग। इनका जो सेंटर है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? भूख प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस में, और उल्टी निगलना उगलना इन सब का केंद्र आपके कहां पर है दोस्तों? मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? लीजिएगा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे मैं अपनी यात्रा बढ़ाऊंगा। क्लियर? भूख प्यास तृप्ति, तृप्ति का मतलब होता है खाना खाने के बाद मजा, सैटाइटी। भूख प्यास तृप्ति, तृप्ति का मतलब होता है खाना खाने के बाद मजा आ गया, ये। क्लियर? तो भूख प्यास का जो केंद्र है वो कहां पर है बताइए? आपके, है ना, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, पाचन तंत्र की जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। पाचन तंत्र के अध्ययन को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? अब पाचन तंत्र से रिलेटेड जो कुछ बीमारियां हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यह भी बता दिया था उल्टी करते वक्त कहां तक का अपचित भोजन वापस आता है? स्टमक का, क्योंकि स्टमक से नीचे पाइलोरिक अवरोधनी पाई जाती है। पाइलोरिक अवरोधनी एक दिशा में खुलती है, तो स्टमक से एक बार जो छोटी आंत में चला गया वो वापस उसी रास्ते वापस नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ डिजीजेस जैसे कॉमन है आपके, अपच हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, डायरिया हो जाना, दस्त हो जाना, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है ना, तो होता है। अपच है, अपच में मल जो है वो आ नहीं पाता है, आप बहुत कोशिश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, खूब जोर लगाते हैं मुट्ठी बांध के, पर नहीं आप सफल हो पाते, तो मन में गाना बजता है, हो रहा है इंतजार, न जाने तुम कब आओगे, न जाने तुम कब आओगे। तो ये सब तो सिंपल है। ठीक है, एक है आपके टाइफाइड। दोस्तों टाइफाइड जो डिजीज है ये मानव रोगों में भी पढ़ेंगे। टाइफाइड को मोती झरा भी कहते हैं, टाइफाइड को मियादी भी कहते हैं, टाइफाइड को पानी झरा भी कहते हैं, और टाइफाइड को आप कहते हैं आंत का बुखार, इंटेस्टाइनल फीवर। तो टाइफाइड जो है ये दूषित पानी से फैलने वाली एक बीमारी है, और टाइफाइड जो है स्पेशली साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है, इसके कारण होती है। और टाइफाइड में आपकी जो आंतें हैं, आपकी छोटी आंत में क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप एब्जॉर्प्शन खाने का अच्छे से नहीं कर पाते, आप खा भी नहीं पाते, पचा भी नहीं पाते, एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता, तो आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण आपको टाइफाइड जो डिजीज है ये होती है, और टाइफाइड के कंट्रोल के लिए आपको, है ना, आपको टीका लगाया जाता है टीएबी, टाइफाइड ए एंड बी, टाइफाइड ए एंड बी, ये आपके टीका लगाया जाता है, टीएबी का टीका, टाइफाइड डिजीज के कंट्रोल के लिए। क्लियर? और टाइफाइड डिजीज का जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। टाइफाइड की जांच किस टेस्ट के द्वारा होती है? विडाल टेस्ट के द्वारा होती है। क्लियर? एक जो फेमस डिजीज आप देखेंगे वो देखेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब पीलिया। दोस्तों पीलिया में क्या होता है याद रखिएगा, पीलिया में जो आपके पित्त वर्णक हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, तो पित्त वर्णक मल के साथ बाहर जाने के बजाय, पित्त वर्णक जो है वो मल के साथ बाहर जाने के बजाय, पित्त वर्णक मल के साथ बाहर जाने के बजाय आपकी बॉडी में कटने लग जाते हैं, शरीर में जमा होने लग जाते हैं। अब पित्त वर्णक जो है बाइल पिगमेंट्स हैं वो बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे और शरीर में जमा होने लग जाएं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, वो हानिकारक चीजें उनको टाइम टू टाइम शरीर से बाहर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाते, तो वो तो रंग तो प्रदान करेंगे ना भाई, उनका काम ही रंग प्रदान करना है। तो पित्त वर्णक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जब मल के साथ बाहर ना जाएं और जब आपके शरीर में जमा होने लग जाएं, तो इसको पीलिया कहते हैं। पीलिया में आपकी आंखें, नाखून, स्किन आदि कैसे पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। आरबीसी का जो उत्पादन है वो घट जाता है, हीमोग्लोबिन क्वांटिटी घट जाती है, तो लोग जो है आपकी आंखें, आपकी स्किन देख के बता देते हैं कि भाई पीलिया है। आरबीसी का काउंट भी घटता है, हीमोग्लोबिन का लेवल भी घटता है पीलिया के अंदर। ठीक है,
कुछ गांव में ऐसे भी बोला जाता है भाई खून का पानी हो जाता है, क्योंकि खून की जो लालिमा है, हीमोग्लोबिन क्वांटिटी है, वो घट जाती है। तो मतलब ब्लड एकदम कैसा हो जाता है, पेल पड़ जाता है, पीला पीला सा ब्लड भी एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड की भी जो लालिमा है वो घट जाती है। दैट्स वाई आप ये वर्ड काम में लेते हो। तो पीलिया जो है, पीलिया के अंदर आपसे पूछा जाए पीलिया कहां की बीमारी है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पित्तवर्ण कहां बन रहे, लीवर में। तो याद रखिएगा पीलिया में जो प्रभावित अंग है वो क्या है बताइए, लीवर। जबकि टाइफाइड में प्रभावित अंग क्या है बताइए, छोटी आंत। क्लियर? टाइफाइड में प्रभावित अंग क्या है, छोटी आंत प्रभावित होती है टाइफाइड में। क्लियर? बात समझ में आ गई? लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, जब आप खाने के डाइजेशन की बात करते हैं तो एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको फैट से मिलती है, उससे कम एनर्जी आपको किससे मिलती है, फैट से कम आपको प्रोटीन से मिलती है, और सबसे कम एनर्जी आपको किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर? फैट से आपको मिलती है लगभग 9 कह सकते हो, 9 किलो कैलोरी पर केजी। प्रोटीन से लगभग 4.2 किलो कैलोरी पर केजी, और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर केजी। क्लियर? ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की अगर बात करते हैं, ठीक है। लेकिन तुरंत ऊर्जा के मामले में बात करते हैं, मतलब तुरंत ऊर्जा का मतलब है सबसे जल्दी डाइजेशन के मामले में तुरंत एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो फास्ट एनर्जी के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट सबसे फास्ट एनर्जी देते हैं, प्रोटीन जो है उससे स्लो एनर्जी देते हैं, और फैट सबसे लास्ट में। मतलब सबसे पहले एनर्जी आपको कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ग्लूकोज, है ना। कार्बोहाइड्रेट भी एक ग्रुप है पूरा का पूरा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी सबसे सिंपल ग्लूकोज है। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आप तुरंत एनर्जी के लिए क्या करें, ग्लूकोज। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं तुरंत एनर्जी के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ है, आपको तुरंत एनर्जी देता है। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास?